नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारे डेली करंट अफेयर्स की एनालिसिस की सीरीज है जो कि बाइलिंगुअल कवर की जाती है यहां पर, उसको कंटिन्यू करूंगा। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो न्यूज़ है आपकी वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेज से कलेक्ट की जाती है और आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराई जाती है, जो आपके लिए सारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। चाहे वो आपका संघ लोक सेवा आयोग का पेपर हो, यूपीएससी का हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर अन्य कोई भी आपका गवर्नमेंट का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं जो कि आपके डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हैं, सिविल सर्विसेज के लिए। तो उनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन दो नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और आप उन्हें ज्वाइन करके उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है @ऑनली करंट अफेयर्स के नाम से, उसे ज्वाइन नहीं किया है अगर अभी तक आपने, तो आप उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं और जो इंपॉर्टेंट जो भी मटेरियल होता है वो आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो आइए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज की फर्स्ट न्यूज को देखेंगे। तो जो हमारी आज की पहली न्यूज है वो आपकी स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जो आपका चैलेंज है। देखिए, आज की डेट में हम रोज जो न्यूज कवर करते हैं वहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको आत्मनिर्भर भारत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपकी पहल की गई है वो आपको सुनाई देता है। वो आपका किससे रिलेटेड है? वही है आपका मेक इन इंडिया। मतलब जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, मतलब क्या कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे यहां किया जाए। अब उससे क्या प्रॉफिट होगा? सीधे आप उसको कनेक्ट करिए आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट से, क्योंकि जो हमारा इंपोर्ट बिल होगा वो कम हो जाएगा। अब जब हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसके डोमिनो इफेक्ट में आप सीधे देखेंगे कि हमारे यहां जो रोजगार है वो भी उपलब्ध होंगे लोगों को, ठीक है ना, स्किल डेवलपमेंट भी होगा। तो इसका जो है आपका बहुआयामी आधार पर आपको उसका फायदा दिखाई देगा। तो ये आपका साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, जो आपके जीएस पेपर 3 से रिलेटेड होगा और इसको आप जीएस पेपर 2 में भी यूज कर सकते हैं सरकार की नीति के रूप में, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या देखना है कि ये किस मतलब मंत्रालय के अंतर्गत इसको अनाउंस किया गया है। तो आपका ये मीटी है। मीटी मतलब क्या? जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो उसने अनाउंस किया है कि भैया जो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज है उसको हमको स्टार्ट करना है। इसके लिए हमको इनोवेटिव सॉल्यूशन करना है। किस लिए? आत्मनिर्भर भारत को क्या करने के लिए? यथार्थ के धरातल पर उसको मूर्त रूप पर स्थापित करने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? तो ये आपका प्रोवाइड करेगा फर्दर इंपेटस टू द स्टार्टअप इकोसिस्टम इनोवेशन एंड रिसर्च इन द कंट्री। देखिए, जहां पर भी आत्मनिर्भर भारत की बात की जाएगी, मेक इन इंडिया की बात की जाएगी, वहां पर स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे, वहां पर इनोवेशन की बात करेंगे, तो वहां किस टाइप का पूरा इकोसिस्टम हमको डेवलप करना है? तो भैया वहां पर स्टार्टअप का ही इकोसिस्टम तो हमको डेवलप करना है। और यहां पर माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेशन की जो सॉल्यूशन की बात की गई है उसी के संदर्भ में उस क्षेत्र में आपके स्टार्टअप के इकोसिस्टम को, इनोवेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, R&D को देश के अंतर्गत क्या करना है? मूर्त रूप प्रदान करना है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो आपको पता है कि अगर आप सुपर कंप्यूटर की बात करें, परम की बात करें, है ना, ये सब आपने नाम सुने होंगे सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में। तो किस इंस्टीट्यूट का नाम आता है? सीडेक का नाम आता है भैया। ये सीडेक आपकी पुणे वाली है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो कौन उसको डेवलप करेगा? तो आपका ये जो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जो चैलेंज है उसको कौन, जो उसके लिए जो इनोवेट करना है, उसको जो सॉल्यूशन देना है आत्मनिर्भर भारत के तहत, तो उसमें कौन काम करेगा? तो उसमें 2 इंस्टीट्यूट का नाम आप याद रखिएगा जो ये डेवलप करेंगे माइक्रो प्रोसेसर, है ना। तो वो आपका आईआईटी मद्रास है और सीडेक है, ठीक है ना। तो वो जो है यहां पर छात्रों को, स्टार्टअप्स को, इनोवेटर्स को आमंत्रित करेंगे और वो फिर उस तरीके के उत्पाद को डेवलप करेंगे। किसको? माइक्रो प्रोसेसर को, है ना। और वो लोगों को क्या करेंगे? वहां पर मोटिवेट करेंगे इस तरीके के उत्पादन के लिए, इस तरीके के माइक्रो प्रोसेसर्स को बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो जो आपका आईआईटी मद्रास है और सीडेक जो है आपका, उसने
डेवलप किया है दो माइक्रो प्रोसेसर। उसमें नाम याद रखिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो आपका शक्ति है जो आपका 32 बिट का है। आपको पता है बिट जो है वो आपका 32 बिट और 64 बिट की बात करते हैं, तो 64 बिट में आपका वेगा है और शक्ति जो है आपका 32 बिट में है। ये दो आपके माइक्रो प्रोसेसर ऑलरेडी जो है आपके वो डेवलप किए हैं, किसने? सीडेक और आईआईटी मद्रास ने। तो उसमें लिखा हुआ है कि रिस्पेक्टिवली यूजिंग ओपन सोर्स आर्किटेक्चर अंडर द एजिस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ मीटी। तो जो मीटी का ये प्रोग्राम है उसके अंतर्गत इन्होंने ये ओपन सोर्स आर्किटेक्चर जो है वो क्या किया है? डेवलप किया है। ये दो माइक्रो प्रोसेसर का नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो आपका अंतरिक्ष है, रक्षा है और नाभिकीय ऊर्जा जैसे जो आपके स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वाले जो आपके सेक्टर है, वहां पर भी आपके स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिकी के मतलब इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, उसके प्रवेश से रिलेटेड है, जो आपके मतलब इंडिजीनियस, जो आपके स्वदेशी कंप्यूटर हार्डवेयर की आवश्यकता के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है एक्सटर्नल वेंडर्स पे, उसमें क्विक इन्हांसमेंट टू सूट द एवर ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिक्योरिटी फर्दर ड्राइव सेल्फ रिलायंस इन द हार्डवेयर डोमेन। तो सीधी बात है कि जो हार्डवेयर के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता को ये क्या करेगा? ड्राइव करेगा। ठीक है ना, और जो हमारी जो डिपेंडेंसी है ना एक्सटर्नल जो कंट्रीज पे, एक्सटर्नल जो वेंडर्स पर, उसको वो कम करेगा। तो आत्मनिर्भर भारत को ये क्या करेगा? संचालित करेगा। ठीक है ना, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, उससे आप कनेक्ट करके आंसर में लिखिएगा इसको। ठीक है ना, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें जो विकास आपका प्रोग्राम है, जो माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पे लिखे गए हैं। तो इसको जो अप्रूव किया गया था वो आपका अगस्त 2017 में किया गया था, और इसमें जो 4 वर्ष में जो उत्पादन के लिए जो यहां पर जो इसको अनाउंस किया गया था, अप्रूव किया गया था, उसमें जो मतलब बजट एलोकेशन की बात है, फंडिंग की बात है, तो 289.21 करोड़ रुपए के साथ इसको अप्रूव किया गया था 4 इयर्स के लिए। ठीक है ना, इसमें जो है आप इंस्टीट्यूट का नाम आपने सुन ही लिया है, 2 तो हैं, तीसरा आपका आईआईटी बॉम्बे। मतलब कौन कौन से आईआईटी? तो 2 हो गए आपके, एक मद्रास का, एक आपका बॉम्बे का, उसके साथ सीडेक तो होगा ही। वर रोप्ड इन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब इस परियोजना के अंतर्गत जो कार्यान्वयन करेगा उसमें 3 इंस्टीट्यूट्स के आपको नाम याद रखने हैं, सीडेक है, आईआईटी मद्रास है और आईआईटी बॉम्बे है। ये प्रीलिम्स में डायरेक्टली फ्रेम किया जा सकता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सीडेक इज द प्रीमियर R&D ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मीटी फॉर कैरिंग आउट R&D एंड आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसोसिएटेड एरियाज। मतलब क्या कि जो आपका आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, तो इसके अंतर्गत जो आपका R&D वाला काम है उसको पूरा करने के लिए, जो आपका मतलब उस R&D को पूरा करने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए जो आपका संगठन है उसका नाम क्या है? सीडेक है। नॉर्मल सी जानकारी इसके बारे में। और जो आपका ये माइक्रो प्रोसेसर जो डेवलपमेंट जो आपका प्रोग्राम है वॉज मतलब एक्सपेक्टेड टू लीड टू रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके प्रोडक्ट्स हैं एंड सिस्टम इन इंडिया, एंड कट फॉरेन एक्सचेंज आउटगो, जो अपन ने पहले ही बात कर ली, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। मतलब क्या कि इसमें से अगर हम इस तरीके का डेवलपमेंट करेंगे तो भैया उन चीजों का जो उत्पादन है हमारे यहां ही होगा, तो जो है सीधे सीधे जो है आपकी वो क्या हो जाएगा कि समग्र लागत में कमी होगी, हमारे यहां स्किल डेवलपमेंट होगा, और यहां पर जो है इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जो है और उनसे संबंधित जो है आपकी प्रणाली है उसमें क्या देखा जाएगा? उन्नयन देखा जा सकेगा। अब जो ये ओपन सोर्स आर्किटेक्चर शब्द आया है वो होता क्या है? देखिए, ये एक तरीके का ऐसा कंसेप्ट है जो कंबाइन करता है एडवांसेस को डिजाइन में और टेक्नोलॉजीज विथ द प्रैक्टिस एंड आइडियाज फ्रॉम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट टू हेल्प रीफ्रेम एन आर्किटेक्चरल डिजाइन एज अ कलेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव इंडेवर। मतलब क्या कि जो ये आपके जो कलेक्टिव और कोलैबोरेटिव जो आपके इंडेवर है आर्किटेक्चरल डिजाइन को, उसको ये रीफ्रेम करेगा, है ना। इसीलिए इसके लिए यूज किया जाता है कि ओपन सोर्स आर्किटेक्चर है ये, है ना, जो कंबाइन करता है और एडवांसमेंट करता है, एडवांसनेस को वो इनहैंस करता है। डिजाइन और टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है नॉर्मल सी जानकारी है, ये मतलब जानने लायक है, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि ओपन सोर्स आपका आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है ना। सम ऑफ इट्स फीचर्स आर एज फॉलो, मतलब जो आपका दिया गया है कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं किस प्रकार की है। तो जो इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है ये रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, मतलब उस तरीके उसमें किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है, उसमें जो फ्यूचर मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, मतलब उसमें एड ऑन्स किए जा सकते हैं।
सकते, जो जैसे अभी अगर उसका किसी तरीके का जो प्रतिरूप वहां पर बनाया गया है स्ट्रक्चर, तो ऐसा नहीं है कि उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है आने वाले टाइम पे उसमें मॉडिफिकेशंस भी किए जा सकते हैं, एड ऑन्स भी किए जा सकते हैं, ठीक है ना, आर्किटेक्चर में, जो कि पॉसिबल होगा फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एंड यूजर। जो एंड यूजर है उसके इंटरेस्ट को क्या करेगा, वो उसको क्या करेगा, कैटर करेगा, वो भी उस तरीके की भी पॉसिबिलिटीज यहां पर है। इट हेल्प्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ द वाइडेस्ट रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड कंपोनेंट्स। तो सीधी बात है भैया, टेक्नोलॉजी को भी ये क्या करेगा, ब्रॉड करेगा, और उनके कंपोनेंट में भी जो है आपके इन्हेंसमेंट करेगा और उनको इंटीग्रेट करेगा, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात है ये। और इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ये आपका देखिए, ये एनवायरमेंट से भी रिलेटेड है, तो पेपर 3 के लिए है ये, लेकिन पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ज्योग्राफी आपका वहां पर भी है। तो GS1 GS3 से ये क्या होगा, लिंक्ड होगा ये टॉपिक। ये क्या है आपका, प्लास्टिक मरीन पॉल्यूशन से रिलेटेड है। आपको पता है कि जो प्लास्टिक है आपका वो क्या है, जो आपका, जैसे आप सुनते होंगे ना, बायोडिग्रेडेबल, और जो आपका होता है, एक तो जो है आपका डिग्रेड हो जाए आसानी से, और एक जो है आपका, जैसे आप POPs वगैरह पढ़ते हैं ना, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक, जो आपका पॉल्यूटेंट्स, मतलब वैसे प्रदूषक जो बहुत लंबे समय तक एटमॉस्फेयर पे रहते हैं। तो अगर इसका प्रबंधन जो है, इसका जो वेस्ट मैनेजमेंट है, अगर वो ढंग से ना किया जाए तो ये भी जो है बहुत समय तक वातावरण में रहने वाला प्रदूषक तत्व है। जैसे आपने देखा होगा कि इसकी समस्याएं, कि जैसे पॉलीथीन में कचरा फेंकने के लिए मना करते हैं, दिल्ली ने बैन किया था, है ना, माइक्रोप्लास्टिक को, कि भैया इतने डायमीटर से कम वाली जो प्लास्टिक है उसमें बैन। तो क्यों बैन किया गया था, कि भैया उसका जानवर जो है उपभोग कर लेते हैं, फिर वो उनकी मृत्यु देखी जाती है ना, तो उन सब चीजों से ये रिलेटेड है। तो यहां पर एक मतलब जो आपकी R&D से रिलेटेड जो है आपकी बहुविषयक, जिसको वैज्ञानिक शोध पत्रिका बोलते हैं, नेचर कम्युनिकेशन, तो उसने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है, और रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि जो आपका अटलांटिक ओशियन है उसमें जो आपका 11.6 से 21.1 मिलियन टन जो है आपका माइक्रो प्लास्टिक आपका पॉल्यूशन है। ध्यान दीजिएगा, माइक्रो प्लास्टिक, यहां पर जो आपका माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसकी बात की जाती है, ठीक है ना। अब इसके जो मेजरमेंट की उन्होंने बात की है, तो उसमें उन्होंने बोला है कि जो आपका टॉप लेयर है उसकी 200 मीटर की, किसकी, अटलांटिक ओशियन की, उसमें जो पाया गया है, जो टोटल वहां पर पॉल्यूशन है ना, जो माइक्रोस्कोपिक आपके पार्टिकल्स हैं, है ना, प्लास्टिक के संदर्भ में बात की जा रही है, तो वो डेटा वही है 11.6 से 21 मिलियन टन, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट ने जो आपका स्टडी की है ना, पॉल्यूशन के संदर्भ में अटलांटिक ओशियन में, तो उन्होंने उसमें 3 टाइप्स के प्लास्टिक की बात की है, ठीक है ना। एक तो आपका पॉलीएथिलीन है, दूसरा आपका पॉलीप्रोपिलीन है, और तीसरा आपका पॉलीस्टीरीन है, विच आर सस्पेंडेड इन द टॉप 200 मीटर्स ऑफ द ओशियन। मतलब जो आपका ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, उसके 200 मीटर जो उसके जस्ट टॉप वाला एरिया है, वहां पर इन तीनों का, जो माइक्रोप्लास्टिक की ये बात कर रहे हैं, इनका जो है पोल्यूशन, इनका कॉन्सेंट्रेशन वहां पर सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। अब इसके बारे में कुछ जानकारी यहां पर दी गई है कि यहां पर 3 टाइप की जो प्लास्टिक है वो मोस्ट कॉमन है, जो पैकेजिंग के लिए यूज की जाती है। आप देखते हैं ना, नॉर्मल भी जो हम सामान लेने जाते हैं तो प्लास्टिक का यूज करते हैं। तो बेस्ड ऑन प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन ट्रेंड अगर देखा जाए 1950 से लेके जो 2015 का आपका ट्रेंड है, तो उसमें कंसीडर किया गया है कि जो आपका अटलांटिक ओशियन है उसने रिसीव किया ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट का 0.3 से 0.8%, ठीक है ना, वेस्ट फॉर 65 ईयर्स, ठीक है। और इसमें जो आपका डेटा दिया गया है कि द अटलांटिक वाटर्स कुड होल्ड 17 to 47 जो आपका मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट है ना। तो इतना जो है वो क्या कर सकता है, वो वहां पर जो है वेस्ट जो उसको वो होल्ड कर सकता है ना, ये उसकी कैरिंग कैपेसिटी बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर माइक्रोप्लास्टिक की बात की जाए, तो जो माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है, तो भैया डायामीटर से रिलेटेड है। तो जो 5 मिलीमीटर से भी कम डायमीटर अगर साइज की बात करें, ठीक है ना, ये साइज जो होता है आपका शीशम के सीड्स के बराबर होता है, तो उस टाइप के जो पीसेस होते हैं उसको प्लास्टिक का माइक्रोप्लास्टिक प्रतिरूप बोला जाता है, ठीक है ना, उससे भी जो स्मॉलर होते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, वो बहुत सारे सोर्सेस से उनको क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है डिटरमाइन करने के लिए कि उनका जो सोर्स ऑफ रेसिप्ट है वो क्या है, ठीक है ना, मतलब कहां से वो जो है उसका सोर्स है, प्राप्ति स्रोत जो उसका क्या है, उसका निर्धारण बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें हायर जो कॉन्सेंट्रेशन देखा गया है माइक्रोप्लास्टिक का जो पाया गया है आपका, वो आपका पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन में पाया गया है।
और हर साल का जो डेटा इन्होंने बताया है अपनी फाइंडिंग्स में, जो अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बोला है 300 मिलियन टन्स ऑफ जो प्लास्टिक है आपका, वो हर साल जो है उत्पादन उसका किया जाता है। उसका जो हाफ पार्ट है वो आपका यूज किया जाता है ना, डिजाइन करने के लिए सिंगल यूज आइटम सच एज आपके शॉपिंग बैग्स हैं, कप्स हैं और आपके स्ट्रॉज हैं। तो इनको जो डिजाइन करने के लिए उनका यूज किया जाता है, वो इनके यूज का यहां पर तथ्य उन्होंने रखा है, ठीक है ना। इसके बाद अगर देखा जाए कि इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है आपकी माइक्रोप्लास्टिक की, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आपकी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, वाइंड जो आपकी विंड करेंट्स हैं, ठीक है ना, वायु धाराएं की बात कर रहा है ये, उसके बाद वाटर करंट्स की, जल धाराओं की, और जो अदर आपके नेचुरल फैक्टर हैं वो प्लास्टिक फ्रैगमेंट्स को ब्रोकन करते हैं, है ना, मतलब तोड़ते हैं टुकड़ों में, डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड माइक्रोप्लास्टिक। और उसका आपको बताया गया है कि 5 मिलीमीटर से भी जो है स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, है ना। और फिर नैनो प्लास्टिक की जो बात करेंगे, जो 100 नैनोमीटर जिसको बोला जाता है, वो आपका और भी स्मॉलर पार्टिकल्स जो है वो हो गया। तो उसमें जो माइक्रोबेट्स होते हैं, जो माइक्रोबेट्स होते हैं जो बोला जाता है, वो भी एक तरीके का आपका माइक्रोप्लास्टिक है, जिसका जो साइज बताया जाता है वो आपका 1 मिलीमीटर उसका साइज होता है, ठीक है ना। तो ये जो है यहां पर बाइफर्केशन बताया गया है, डेफिनेशन बेस्ड है ये सारी जानकारी उनकी। तो विच कैन ओरिजिनेट फ्रॉम आपके जो कॉस्मेटिक्स में यूज करने वाले जो आपके माइक्रोप्लास्टिक है, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, माइक्रोबीट्स बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ये कॉस्मेटिक्स में और जो आपके पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, वहां पर इनको यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं आपके, छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो इजीली जो है उनका क्या हो जाता है, वहां से उनका क्या हो जाता है, इजीली जो है एक चरण से दूसरे चरण में वहां पर उनका गंतव्य देखा जाता है। मतलब जो है दीज स्मॉल पार्टिकल्स इजीली पास थ्रू द वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम एंड रीच द सी एंड लेक। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो वो सी और लेक में पहुंच जाएंगे। तो जो अगर सी और लेक में पहुंच जाएंगे तो वो वहां के इकोसिस्टम में पहुंच जाएंगे। तो जो वहां के आपकी जैसे फिशेज वगैरह हैं, तो वो उनके अंदर पहुंच जाएगी, और वो जो फिश है जब उसका उपभोग करेगा मानव, तो वो वहां पर पहुंच जाएगा। तो जो आप पढ़ते हैं बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना, जो एनवायरमेंट में आप पढ़ते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो जो सोर्सेज ऑफ आपका मरीन प्लास्टिक है वो क्या है। तो अगर सोर्सेज की बात करें मरीन प्लास्टिक की, जो क्या है आपका, आर लैंड बेस्ड फ्रॉम अर्बन एंड स्टॉर्म, जो आपका रन ऑफ है, सीवर ओवरफ्लोज है, बीच के जो विजिटर्स हैं आपके, इनएडुकेट जो आपका वाटर डिस्पोजल है ना, मतलब जो वेस्ट आपका डिस्पोजल है, सॉरी वाटर डिस्पोजल नहीं है, मतलब अपर्याप्त वेस्ट जो आपका डिस्पोजल होता है और मैनेजमेंट होता है। क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ अगर वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, जिस तरीके से यथोचित आधार पर वो अभी भी उपलब्ध नहीं है। तो उसके कारण क्या होता है, बहुत सारा जो प्लास्टिक है उसको सिंगल टाइम यूज करके फिर उसको फेंक दिया जाता है। तो वो आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, और आपका इलीगल डंपिंग की भी बात की जाती है, ठीक है ना। इसमें सोर्सेस की बात कर रहे हैं। ओशियन बेस्ड जो आपका प्लास्टिक है वो ओरिजिनेट होता है मेनली फ्रॉम द फिशिंग इंडस्ट्री और आपका नॉटिकल जो एक्टिविटीज है एंड एक्वाकल्चर। तो ये उसके सोर्सेस की बात कर रहे हैं। और यहां पर बहुत बढ़िया आपका डायग्राम बनाया गया है, जो एनुअल डैमेज टू मरीन इकोसिस्टम फ्रॉम प्लास्टिक, तो भैया $13 बिलियन की बात की गई है, ठीक है। और जो 14% है आपका प्लास्टिक का, वो पैकेजिंग जो है, जो पैकेजिंग के लिए यूज होता है, केवल 14% उसका रिसाइकलिंग किया जाता है। तो 86% तो बच गया ना, जो बायो सीधे सीधे ये क्या करेगा भैया, ये डिग्रेड होगा नहीं आसानी से, तो ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करेगा कि नहीं, मतलब जो आपका पर्यावरणीय प्रदूषण है उसको क्या करेगा, ये तीव्र करेगा, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएगा। और आफ्टर अ सिंगल यूज 95% ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग जो होती है उसकी वैल्यू जो है वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी चीजें हैं, ये फैक्ट है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो प्लास्टिक की बात किया जाए तो ये एक आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये आपको पता होगा। तो ये ऑलरेडी कंट्रीब्यूट करता है कि इसमें ग्लोबल वार्मिंग में, ग्लोबल वार्मिंग में आप सीधा सीधा सुन रहे होंगे, क्योटो से वो शुरुआत हुआ है ना, और अभी पेरिस क्लाइमेट जो डील है उसके अंतर्गत हमारा INDC है ना। तो उसके अंतर्गत जो हमने अपना लक्ष्य बनाया है उसमें ये क्या करेगा, उसमें तो ये योगदान किसी तरीके का करेगा ना, उसमें भी तो ये ऋणात्मक अपना क्या देगा, योगदान देगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग को भी क्या करता है, बढ़ाता है, उसकी तीव्रता को भी ये बढ़ाता है। इफ प्लास्टिक वेस्ट इज जो आपका इंसिनरेटेड है ना, ये जलाने वाली प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत इसको क्या किया जाता है, इसको जलाया जाता है और इसको
खत्म किया जाता है ना, ये वर्ड सीधे सीधे भी पूछा गया है। इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब वो प्रक्रिया भी किया जाता है, जब प्लास्टिक के कचरे को जलाया जाता है तो भैया उससे भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है, CO2 जो है वो आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, तो उससे कार्बन एमिशन बढ़ता है ना। और कार्बन एमिशन तो अपने को कम करना है क्योंकि वो डायरेक्टली आपका किससे रिलेटेड है, आपका ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। इसके बाद देखा जाए तो इसका प्रभाव अगर देखा जाए, प्लास्टिक आपका जो पोल्यूशन है, तो इसको विघटित होने में, जो मैं आपको बता रहा था कि इसको डीकंपोज होने में हजारों वर्ष लगते हैं, मतलब सैकड़ों से हजारों वर्ष लगते हैं। और इसे जहां पर भी डंप किया जाता है, तो जहां पर इसको डंप किया जा रहा है वो स्थान कैसा है, ठीक है, और वहां पर उस प्लास्टिक को जिसको डंप किया जा रहा है वो किस टाइप का है ना, वो उस पर भी निर्भर करता है कि कितना समय लगेगा, कि सैकड़ों वर्ष लगेंगे कि हजारों वर्ष लगेंगे। इसके अलावा आप बात करेंगे तो माइक्रो प्लास्टिक जो है वो अकर किया जाता है, प्राप्त किया जाता है किससे, टैप वाटर से, बियर से, और आपका इवन सॉल्ट से भी उसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है। रिसाइकलिंग की बात करें और आपका रीयूज की बात करें अगर प्लास्टिक मटेरियल की, आर द मोस्ट इफेक्टिव एक्शंस available to reduce the environmental impact of open landfills and open air burning that are often practiced to manage domestic waste। तो जो डोमेस्टिक वेस्ट के लिए जो प्रभावी रूप से जो उपयोग किए जाने, मतलब इसको अगर रिसाइकिल की बात करें, पुनर्चक्रण की बात करें, है ना, जो आपके घरेलू कचरे के प्रबंधन से रिलेटेड है, तो उसमें जो टेक्निक यूज की जाती है, या तो ओपन एरिया में उसको लैंडफिल करके उसको दबा दिया जाता है, या तो फिर खुली हवा में उसको जलाया जाता है, ठीक है ना। मतलब उसके प्रभावों को कम करने के लिए जो है सबसे प्रभावी तरीका क्या है कि इसको रिसाइकलिंग किया जाए, उससे फिर कुछ और प्रोडक्ट बनाया जाए, है ना। तो इससे जो है जलाने से भी इससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, और लैंडफिल करेंगे तो वो तो लैंडफिल होगा तो फिर आपका ग्राउंड वाटर में वो जाके मिलेगा, ग्राउंड वाटर से फिर वो सीधा सीधा क्या होगा कि ग्राउंड वाटर से गया तो फिर वो आपके मरीन इकोसिस्टम को भी प्रभावित करेगा, और फिर वो पूरे फूड चेन से होते हुए मानव में भी जाएगा। तो वहां पर बायो एक्यूमुलेशन है, आपका जो जैविक आवर्धन बोलते हैं, जैविक संचयन बोलते हैं, उसको भी वो तीव्र करेगा, ठीक है ना। और यहां पर बहुत अच्छा डायग्राम बनाया गया है ना, नॉर्मल सा है ये। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे और ये आपका मिनिमम वेजेस से रिलेटेड है, ठीक है ना। और आपको पता है कि जो आपका इससे रिलेटेड जो वैश्विक संस्थान है ना, वो कौन सा है, आपका ILO है। ये कब स्थापित हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद 1919 में। क्यों भैया, तभी क्यों हुआ था, क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो वहां पर लेबर और मतलब यही तो है आपका, जो आपके कार्ल मार्क्स दे के गए थे कि भैया जो श्रमिक वर्ग हैं वो आपके शोषित हैं, है ना, जिनको वो क्या बोलते हैं, सर्वहारा, तो उनका प्रतिनिधित्व जो है वहां पर श्रमिक कर रहे थे, है ना। तो फिर उनके लिए संगठन बनाने की जरूरत हुई, है ना। तो जो उनके अधिकारों की मतलब रक्षा करेगा, संरक्षण करेगा, संवर्धन करेगा, तो ILO की स्थापना हुई। तो जो आपका ILO है उसने रिसेंटली एक जो है आपका करंट मिनिमम वेजेस जो है उसके लिए फिक्स किया है क्राइटेरिया। उसके लिए उन्होंने ड्राफ्ट कोड ऑन वेजेस सेंट्रल रूल्स 2020 जो है एज एम्बिगस बोला है उन्हें, मतलब क्या बोला है उन्होंने, उसको अस्पष्ट बताया कि भैया ये क्लियर नहीं है। अब 7 जुलाई 2020 को उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश्ड द ड्राफ्ट कोड ऑन वेजेस रूल्स 2020 इन द ऑफिशियल गैजेट एंड प्लेस्ड इट इन द पब्लिक डोमेन इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस एंड सजेशन। तो जो उन्होंने सेंट्रल जो रूल निकाला वेजेस का 2020 का ड्राफ्ट कोड में, तो उन्होंने जो गैजेट में निकाला, तो उसमें जो उन्होंने इन्वाइट किया था ऑब्जेक्शंस और सजेशंस को, तो उनके अंतर्गत यहां पे कुछ फैक्ट्स को रखा गया। तो पहला इसमें जो है कि किस तरीके से फिक्सेशन किया जाए, निर्धारण किया जाए न्यूनतम वेतन का, है ना। तो जो आपका नंबर ऑफ कंजम्पशंस यूनिट है, पहला जो इसका आधार है, उसमें यह बताया गया है कि जो आपका वेज कोड होता है वो प्रोवाइड करता है क्या, फिक्सेशन ऑफ द मिनिमम वेजेस। ये तो नॉर्मल सी चीज है, पता चल रहा है इससे। तो इसमें क्या क्या देखा जाता है, तो इसमें देखा जाता है स्टैंडर्ड वर्किंग क्लास फैमिली, मतलब कौन सी जो है एक आपकी मानक जो कार्यशील जो है आपकी जो फैमिली का एक वर्ग है, तो वो क्या है उसके अंतर्गत, तो वो उन्होंने माना है उसके अंतर्गत वो कितने के बराबर है, इक्विवेलेंट है। तो 3 एडल्ट कंजम्पशन यूनिट्स को उन्होंने वहां पर क्या किया है, निर्धारित किया है। उसमें उन्होंने बोला है कि द अजम्पशन दैट अ स्टैंडर्ड वर्किंग क्लास फैमिली, जिसके पास आपकी 3 एडल्ट जो है कंजम्पशन यूनिट है, वो आपकी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि जो ये नंबर है हैज बीन अराइव्ड एट बाय काउंटिंग द, उसमें जो काउंटिंग है आपकी, उसमें जो मेल वर्कर्स को रखा गया है उनको 1 कंजम्पशन यूनिट के बराबर रखा गया है। उनकी जो वाइफ है उनको उन्होंने 0.8 यूनिट का कंजम्पशन यूनिट के तौर पे रखा है, और उनके अंतर्गत जो 2 आपके चिल्ड्रन हैं उनको उन्होंने 0.6 कंजम्पशन यूनिट्स के अंतर्गत रखा है। तो बोले भैया यहां तो कोई आपकी समानता दिखाई नहीं दे रही, तो ये आपका एक जो है क्वेश्चनेबल के
तौर पे वहां पर उन्होंने इस यूनिट को रखा है। इसके बाद एक्सपेंसेस की बात की जाए, व्यय की बात की जाए, तो उन्होंने बोला मिनिमम वेजेस जो हैं उसके अंतर्गत जो ये कोड है उसमें जो फिक्स किया गया है उसमें जो एस्टिमेटेड जो एक्सपेंसेस जो है वो इनकर्ड है आपका, वो बोल रहे हैं कि इसके अंतर्गत जो है जो ये अनुमान लगाया है विचार करके इनके अंतर्गत उन्होंने बोला है जो विविध मदों को उन्होंने वहां पर सम्मिलित किया है उसमें एक तो आपका फूड हो गया है ना, जो मतलब खाना वगैरह हो गया, दूसरा आपका वस्त्र हो गया क्लोथिंग, तीसरा आपका शेल्टर मतलब आश्रय, उसके अलावा फ्यूल जो है आपका खाना पकाने के लिए भी है और भी चीजों के लिए यूज होता है, उसके अलावा उन्हें इलेक्ट्रिसिटी को वहां पर क्या किया है, इनकलकेट किया है, उन्होंने वहां पर उसको शामिल किया है। इसके बाद देखा जाए तो उसमें आपका चिल्ड्रन एजुकेशन और जो आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सपेंसेस ऑन कंटीजेंसीज एंड मिसलेनियस आइटम्स, तो इनको उन्होंने वहां पर क्या किया है, सम्मिलित किया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, मोबाइल फोन है ना, उसका बिल है, इंटरनेट कनेक्शन बिल है, उन खर्चों पर उन्होंने विचार नहीं किया है, मतलब इस बिल में इस तरीके के खर्चों को उन्होंने सम्मिलित नहीं किया है, ये उसका ड्रॉबैक है। इसके बाद जो क्लोथिंग की बात करते हैं वो तो बोलते हैं कि भैया जो क्लोथिंग रिक्वायरमेंट है पर ईयर, जो आपकी पर स्टैंडर्ड वर्किंग क्लास फैमिली की बात कर रहे थे, वो अनरियलिस्टिक है, वो आपकी वो जो है वास्तविकता के धरातल पर मतलब सही नहीं, खरा नहीं उतरती है वो, क्योंकि उसमें उन्होंने केवल 66 मीटर कपड़े का प्रावधान किया है। तो इसमें जो आपके ठंडे क्षेत्र में रह रहे हैं, जो साइबेरियन एरिया में रह रहे हैं, जो आपके टेम्परेट एरिया में रह रहे हैं, तो भैया वहां ठंडी है, तो वहां पर तो अतिरिक्त कपड़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकेगी, तो उनको उन्होंने बोला कि उन चीजों को उन्होंने ध्यान में नहीं रखा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो हाउसिंग की बात करेंगे तो जो हाउसिंग की जो वो रेंट का एक्सपेंडिचर है उन्होंने जो वहां पर शामिल किया है उसमें उन्होंने बोला है कि भोजन और कपड़ों पर है ना, हाउसिंग रेंट एक्सपेंडिचर विल बी फैक्टर्ड एट 10% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड क्लोथिंग। तो जो फूड और क्लोथिंग पे जो उन्होंने खर्च की बात की है, व्यय की, उसका जो है उसके हिसाब से यहां पर 10% उन्होंने हाउसिंग रेंट के व्यय की बात की है, जो कि अनरियलिस्टिक बता रहे हैं वो, क्योंकि जो उसमें कंसीडर किया गया है रेंट वो आपका किस तरीके से डिसेंट हाउसिंग फॉर अ फैमिली इन एंड अराउंड जो आपका मेट्रोपॉलिटन जो एरियाज है विल अमाउंट टू एटलीस्ट ₹5,000 पर मंथ। तो भैया जो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया है ना, वहीं पर तो सबसे ज्यादा रोजगार की, जैसे आप दिल्ली वगैरह देखिए, बॉम्बे देखिए, तो वहां पर जो है मान लीजिए कोई मल्टी है, तो मल्टी के बगल में अगर कोई भी जो मजदूर वर्ग है काम कर रहा है, वहां तरह तरीके के आपके रोजगार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे वहां पर आपको धोबी दिख जाएगा, न्यूज़पेपर दिख जाएगा, दूध वाला दिख जाएगा, है ना, इस तरीके के रोजगार उत्पन्न होते हैं। तो भैया वहां पर भी अगर कोई व्यक्ति रह रहा है कहीं पर भी, तो मिनिमम 5,000 रुपए पर मंथ जो है वो बोलते हैं कि वहां पर उनका रेंट लगता है। तो उस हिसाब से जो इन्होंने 10% का प्रावधान किया है वो आपका अनरियलिस्टिक है। उसके बाद देखा जाए तो जो मिनिमम जो आपका वेजेस की बात की जा रही है उसके निर्धारण का जो आधार उन्होंने तैयार किया है, उसका जो आधार उन्होंने तैयार किया है वो डेली बेसिस पे किया है, डे बेसिस पे किया है। जबकि जो आपके ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, जो अधिकारों की बारे में जो आपकी मांग करते हैं, हमेशा जो बात करते हैं, है ना, जो आपके श्रमिक वर्ग के एक तरीके से क्या है, वो एक तरीके से प्रेशर ग्रुप्स का काम करते हैं ना गवर्नमेंट के सामने, है ना, गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस होती है उनके सामने, तो उनका जो आपका उनके द्वारा जो बताई गई चीजें हैं, तो वो बोलते हैं कि जो ये फिक्सेशन किया गया है वेजेस का डेली बेसिस में कुड डिसएडवांटेजेस वर्कर्स व्हेन कंपेयर टू द फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस ऑन द मंथली बेसिस। सीधी बात है कि भैया जो मजदूरी का निर्धारण है वो एक दिन के आधार पे, वो मंथली बेसिस से अगर उसकी तुलना किया जाए तो वो आपका वहां पर उसका ऋणात्मक जो है प्रभाव देखा जा सकता है, नुकसानदेह वो हो सकता है। यहां पर बहुत अच्छा डायग्राम बनाया गया है कि जो आपका वेजेस लेवल दिखाया गया है और ये सीधा सीधा डायग्राम बनाया गया है यहां पर, ठीक है ना, और ये भी आपका यहां पर डायग्रामेटिक वही रिप्रेजेंटेशन है जो अपन ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है ये आपकी टिफैक्ट से रिलेटेड है। टिफैक्ट मतलब क्या, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इंडियन केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। तो एक रिपोर्ट जारी की है इसने, जो टेक्नोलॉजी आपकी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल है टिफैक्ट, उसने हाईलाइट किया है शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द इंडियन केमिकल इंडस्ट्री विच प्रूव टू बी बैरियर्स इन कंपीटिंग विथ चाइना। तो भैया जो चाइना के साथ हमारी प्रतिस्पर्धा है उसमें हमारी कमियों को उसने उजागर किया है, ठीक है ना। तो वो बोलते हैं आपके कि टिफैक्ट मतलब उन्होंने उन कमियों को उजागर किया। आपको पता है कि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट में डिपेंडेंट हैं, तो सबसे ज़्यादा चाइना में, उसके बाद किसमें, केमिकल इंडस्ट्रीज के जो आपके क्या हैं इनपुट्स हैं उसके लिए। तो भैया उसमें सबसे फर्स्ट नंबर में हम चाइना पे डिपेंडेंट है, उसके बाद आप देखेंगे तो यूएसए और इटली से भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो जो टिफैक्ट है वो है क्या आपका, तो ऑटो
ऑटोनॉमस आपका ऑर्गेनाइजेशन है आपका ये, ठीक है ना। और ऑटोनॉमस आपका ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक तरीके का थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब क्या है, जैसे नीति आयोग है आपका, मतलब विचार करने वाला, और ताकि जो है उस क्षेत्र में जो आपकी अच्छी से अच्छी पॉलिसीज को क्या किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, ताकि उस क्षेत्र में आपका उन्नयन देखा जा सके, है ना, इंप्रूवमेंट देखा जा सके। तो ये थिंक टैंक है और किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा, तो साइंस टेक के अंतर्गत आएगा। ये भी आपका जीएस पेपर 3 से लिंक होगा, है ना, ठीक है। एंड टेक जो आपका साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत आएगा। और इसने जो है आपका इट कमीशन द रिपोर्ट इन मार्च 2020, तो इन्होंने मार्च 2020 में अपनी रिपोर्ट को कमीशन किया, जब आपका कोविड-19 जो आपका पैंडेमिक है वो स्टार्ट हुआ था, वो एक्सेलरेट होना मतलब त्वरित होना स्टार्ट हुआ था इंडिया में। आपको पता है कि फिर मार्च में 20 मार्च के बाद लॉकडाउन भी हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब जैसे और भी सेक्टर्स में हम बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। जिस भी क्षेत्र में आप देखिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए, चाहे आप किसी भी चीज़ में देखिए, है ना। जैसे अब मोबाइल फोन्स के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं बाहर की कंपनीज को कि हमारे यहाँ आइए और आप हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग चालू करिए, क्योंकि जब बाहर से कोई कंपनी आती है ना, तो जब मैन्युफैक्चरिंग करती है तो वो एफडीआई तो लाती है, एफडीआई के साथ टेक्नोलॉजी भी लाती है, और जब टेक्नोलॉजी लाती है तो हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट होगा, तो फिर हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है हम उसको क्या कर पाएंगे, एक्सेलरेट कर पाएंगे। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि भैया ये जो आपका सेक्टर है उसमें इनफ जो टेक्नोलॉजी है उसकी कमी है, पर्याप्त जो तकनीकी है ना, प्लांट्स की कमी है, और उससे रिलेटेड जो अवसंरचना है मैन्युफैक्चरिंग की, जो केमिकल सेक्टर की बात कर रहे हैं, वहां पर वो अपर्याप्त रूप में हमारे यहां उपलब्ध है, ठीक है। उसके कारण जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी नहीं रह जाएगी और लेस पॉल्यूटिंग मैनर भी है ना। मतलब लेस पॉल्यूटिंग मैनर मतलब जो आप इससे संदर्भित जो भी अवसंरचना के अंतर्गत सोच सकते हैं उसमें हमारे यहां क्या है, अपर्याप्तता विद्यमान है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो इंडिया जो है उसने नियरली जो है आपका स्टॉप किया है क्या, मैन्युफैक्चरिंग सेवरल की जो है आपका एपीआई जो है आप हमेशा सुनते होंगे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होती हैं, ठीक है ना। तो इंडिया हैज गिवन अप द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआईज, जो जिसके अंतर्गत आपका एस्कॉर्बिक एसिड की बात कर रहे हैं, है ना, एस्पार्टेम की बात कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे हैं। उसमें कुछ एग्जांपल दिया है इन्होंने, जैसे आपका रिफाम पिकिन होता है, डॉक्सीसाइक्लिन होता है, आपका टैजोबैक्टम होता है जो एसिड है आपका, एंड इवन स्टेरॉइड्स। तो ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, ठीक है, इनके नाम आप याद रखिएगा, ठीक है ना, जो एपीआई के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखा जाए तो यहां तक कि अगर बात की जाए तो जो स्टेरॉइड है उसके लिए भी एपीआई का जो निर्माण है वो हमारे यहां बंद कर दिया गया है। अगर अभी देखा जाए हमारे यहां एपीआई की डिपेंडेंसी जो इंडिया की कहां पर है, तो देखिए चाइना पर जो है 67% है ना, जो केमिकल इंटरमीडिएट्स हैं, जो आपकी मध्यवर्ती जो आपकी रासायनिक जो मूलभूत चीजें होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। और एपीआई दैट इट नीड्स टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स, एपीआई का यूज जो है आपको पता है दवाओं के निर्माण में किया जाता है और आपके एक्सपोर्ट में भी, ठीक है ना। इंडिया ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द यूएसए एंड इटली फॉर एपीआई, है ना। तो चाइना पर यूएसए और इटली पर हम जो है एपीआई के लिए क्या है, निर्भर है। इसके बाद देखा जाए तो अगर हम पूरी तरीके से किस पर निर्भर है, चाइना पर, किसके लिए, जो आपके केमिकल इंडस्ट्री में जो आपका एंटायरली डिपेंडेंट जो आपका एलिमेंट है वो आपका क्या है, जो आपका क्लोरोक्विन और हाइड्रोऑक्सी जो आपका क्लोरोक्विन होता है, उसके लिए हम पूर्णतः डिपेंडेंट है चाइना में। और वैसे भी इंडो चाइना आप रिलेशन देख ही रहे हैं कि किस तरीके से टेंस्ड है। तो अगर पूरी तरीके से हम उस पर डिपेंडेंट रहेंगे तो वो कभी भी हमको उस सेक्टर में क्या कर सकता है, नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। वैसे भी जो हमारा ट्रेड है बाइलेटरल वो हमेशा नेगेटिव ही रहता है चाइना के साथ, और बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो उससे हमारे यहाँ क्या होता है, इंपोर्ट बिल भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो अब इंपोर्ट बिल बढ़ गया अगर हमारे यहाँ, तो अगर वो इंपोर्ट बिल बचाना हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उससे सरकार का अगर पैसा बचेगा, रेवेन्यू जो है वो बच जाएगा सरकार का, तो सरकार वो उसको कहां यूज करेगी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जो आपका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर चाहे वो आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल में आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो वहां पर वो उसको व्यय कर पाएगी। ऐसे आप कनेक्ट किया करिए इन सारे टॉपिक्स को, ठीक है ना। इसके बाद देखा जाए तो जो आपका जो ऑक्सीक्लोरोक्विन है वो आपका एक तरीके का एंटी मटेरियल जो आपका मलेरियल ड्रग है ना, एंटी मलेरियल ड्रग है, मतलब जो मलेरिया रोधी दवा है ना। और जो आपकी क्लोरोक्विन है वो एक तरीके का डेरिवेटिव है जिसे आपको कम टॉक्सिक माना जाता है, मतलब लेस टॉक्सिक माना जाता है, किसके कंपैरिजन में, क्लोरोक्विन के, ठीक है ना, क्योंकि ये हाइड्रोऑक्सी जो आपका क्लोरोक्विन है वो क्लोरोक्विन से कम टॉक्सिक होता है। इसके बाद देखा जाए तो जो शेयर है आपका इंडियन बल्क ड्रग्स का और जो इंटरमीडिएट्स का इन द टोटल फार्मास्यूटिकल जो आपका एक्सपोर्ट है
मिक्स रिड्यूस्ड टू 20% इन 2018 फ्रॉम 42% इन 2008। मतलब 10 साल में, एक डिकेड की बात करें तो भैया 42% से घट के सीधा सीधा 20% पे आ गया है। इसके बाद बात किया जाए जो एपीआई है वो है क्या, तो ये इसका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये सक्रिय दवा सामग्री है। ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना, महत्वपूर्ण तत्व है जो आपके ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किए जाते हैं और इनको जो है आपको बल्क ड्रग्स बोला जाता है। जो आपका चाइना का हुबेई प्रांत है वो आपका हब है, किसके लिए, एपीआई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, ठीक है ना। इसके बाद बात किया जाए तो जो आपके फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये एक तरीके के केमिकल कंपाउंड्स है, यौगिक है, वो जिनको मतलब यूज किया जाता है किस लिए, बनाने के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द एपीआईज एंड आर प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एपीआई। तो जो एपीआई के निर्माण में जो आपके उप उत्पाद जो बनते हैं, है ना, उसके लिए भी इनका यूज किया जाता है, वही कहलाता है आपका क्या, जो आपका फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स है। वैसे भी मध्यवर्ती चीज के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे। इसके बाद देखा जाए तो जो आपका इंडिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये आपका 3rd लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, वॉल्यूम की बात करें अगर अपन, ठीक है, चाइना और इटली के बाद। लेकिन अगर आप वैल्यू के टर्म्स में देखेंगे तो देखिए 14th है। किस तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन आपको दिखाई दे रहा है। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ अराउंड 3000 ड्रग कंपनीज, मतलब यहां पे नेटवर्क देखा जाए तो 3000 आपकी जो है 3000 ड्रग कंपनीज हैं उसमें, और उसमें लगभग आपकी 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। कहां पर, जो डोमेस्टिक जिनका आपका टर्नओवर है लगभग 1.4 लाख करोड़ इन 2019, ठीक है, विथ एक्सपोर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसके अंतर्गत जो है आपका दुनिया भर में निर्यात भी होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी न्यूज है ये भी आपका साइंस टेक से रिलेटेड है। देखिए ब्लैक बॉक्स जो है हमेशा न्यूज में होता है जब कोई जो दुर्घटना हो जाए, मान लीजिए किसी अगर मतलब प्लेन में जो आपका एयरक्राफ्ट वगैरह होता है तो उसमें ये लगा होता है, तो उससे संदर्भित जो भी जानकारी है वो आपकी कौन प्रोवाइड करता है, ब्लैक बॉक्स, ठीक है ना। तो टेक्निकली जो इसको बोला जाता है, तकनीकी रूप से इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। मतलब जो भी डेटा होता है उसका एक तरीके से ये रिकॉर्डर है जो आपका फ्लाइट के अंतर्गत लगा होता है, और इसी को एटिमोलॉजी से समझिए, इसको इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बोलते हैं, और ये आपका ऑरेंज कलर का होता है लेकिन इसको ब्लैक बॉक्स बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आपको देखा जाए तो ये आपका हैवीली प्रोटेक्टेड रिकॉर्डिंग डिवाइस है, प्लेस्ड इन अ फ्लाइट, ये फ्लाइट में मतलब लगाया जाता है, ठीक है ना। इट इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द डिटेल्स ऑफ द इवेंट्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग एन एक्सीडेंट। तो जो आपका विमान के अंतर्गत जो आपकी दुर्घटना से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो आपके ब्लैक बॉक्सेस हैं वो आपके कंपलसरी हैं कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए और कॉर्पोरेट जेट के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो है यूजुअली उनको रखा जाता है उनकी टेल में, है, कोई भी अगर एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट जो है आपका उसके टेल वाले एरिया में उसको क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है, ठीक है ना। और वेयर दे आर मोर लाइकली टू सर्वाइव अ क्रैश। तो मान लीजिए कोई जो प्लेन है आपका क्रैश भी हो जाए ताकि वो वहां पर क्या रहे, वो सुरक्षित रहे, जिससे आपको वो सारी जो जानकारी है, जो आपकी एक्टिविटीज है उसके बारे में पता चल सके कि किस तरीके से वहां पर दुर्घटना हुई थी, क्यों हुई थी, उन कारणों को जानने के लिए, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि जो इसका यूज किया जाता है, इट यूजुअली टेक्स एटलीस्ट 10 to 15 डेज टू एनालाइज द डेटा रिकवर्ड फ्रॉम द ब्लैक बॉक्सेस। तो ब्लैक बॉक्स जो होता है उससे डेटा रिकवर करने का जो टाइमिंग है वो 10 to 15 डेज माना जाता है, ठीक है। और इसका जो उपयोग किया जाता है व्हीकल्स में, अदर देन प्लेन्स लाइक, और भी व्हीकल्स में यूज किया जाता है, जैसे रेलवेज है आपका, कार है, वहां भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। और इसका जो प्रोटोटाइप था, ठीक है, वो 1958 में एक ऑस्ट्रेलियन आपके साइंटिस्ट थे डेविड वॉरेन, ठीक है, उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको बिल्ड किया था, जिसको उन्होंने एफडीआर या सीवीआर बोला था। एफडीआर का मतलब आपका फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, और जो आपका सीडीआर है ना, सीवीआर है ये आपका, सीवीआर का मतलब है कॉकपिट, जो आपका वॉइस रिकॉर्डर होता है, ठीक है ना। ये एक तरीके के आपके इक्विपमेंट्स हैं उसके अंतर्गत जो लगाए जाते हैं ब्लैक बॉक्स में, ठीक है ना। इसमें जो एफडीआर है वो रिकॉर्ड करता है कौन कौन सी चीजें, जैसे आपकी एयर स्पीड क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, वर्टिकल आपका एक्सेलरेशन क्या है, और जो ईंधन का फ्लो है वो कैसा था। जबकि जो आपका सीवीआर है ना, जो आपका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, वो क्या रिकॉर्ड करता है, कन्वर्सेशन, किसकी, कॉकपिट की, ठीक है ना, कॉकपिट की आपकी जो भी कन्वर्सेशंस है, बातचीत है आपकी, उसको रिकॉर्ड करता है। उसके बाद देखा जाए तो ये क्यों न्यूज में है आपका, तो अभी आपको पता है केरला में जो कोझिकोड है वहां पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ था आपका बोइंग 737 जो 800 एयरक्राफ्ट है, उसी के क्रैश होने के कारण ये आपका न्यूज में आया, ठीक है ना। और वहां पर ये जो बॉक्सेस हैं उन्होंने हेल्प की इन्वेस्टिगेटर्स को, जो आपकी इंफॉर्मेशन
उन्होंने वहां से इकट्ठा की, गैदर किया अबाउट द क्रूशियल इवेंट्स दैट लेड टू द क्रैश। वही है कि दुर्घटना के बारे में जो आपकी जानकारियां हैं उसको जुटाने में इस ब्लैक बॉक्स ने वहां पर अपनी जो है उपयोगिता सिद्ध की है ना, इसीलिए ये यहां पर न्यूज में रखा गया था। तो ये आपका रेफरेंस है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्लैक बॉक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या यूज किया जाता है, तो इसमें अगर पुराने समय की बात किया जाए, ओल्डर टाइम्स की, तो पहले जो है मैग्नेटिक टेप की जो यूज किया जाता था, जो मैग्नेटिक टेप का जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया जाता था, जो 1960s में सबसे पहले क्या किया गया था, जो इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद जो है आपका मैग्नेटिक टेप है वो वर्क कैसे करता है, तो आपको पता है ये बिल्कुल जो आपका टेप रिकॉर्डर वाला सिस्टम होता है उसी की तरह ये काम करता है। और अभी वर्तमान समय की बात किया जाए तो जो आपका ब्लैक बॉक्स है वो आपका क्या यूज करता है, अब तो भैया मेमोरी बोर्ड्स का मतलब टाइम आ गया ना, तो ये सॉलिड स्टेट जो आपकी मेमोरी बोर्ड्स है उनको वो यूज करता है, विच केम अलोंग इन द 1990s। तो ये 1990 के दशक में इंट्रोड्यूस हुआ। और ये जो आपका सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड है आपका, वो यूज करता है किसका यूज करता है, तो स्टैक्ड एरेज का यूज करता है। एरेज वगैरह आपने पढ़ा होगा, ये बिल्कुल टेक्निकल चीज है, या जानने की भी जरूरत नहीं है आपको, है ना। वो मेमोरी चिप्स में जो मेमोरी चिप्स के अंतर्गत उसको यूज किया जाता है और वो ज्यादा सशक्त और मजबूत आधार है, ठीक है ना। एफडीआर के कंटेंट्स की बात किया जाए तो क्रैश सर्वाइवल मेमोरी यूनिट्स होती है उसमें, विच आर इंजीनियर्ड टू विथ स्टैंड एक्सट्रीम हीट। जो आपका वहां भी मतलब वो वहां पर भी जो है आपका बहुत ज़्यादा मतलब वो उस तरीके की कंडीशन में भी वहां पर अपने आप को बनाए रखने में क्या होता है, बिल्कुल उस तरीके की जैसे एक्सट्रीम कंडीशंस है कि एक्सट्रीम हीट है, जो आपकी जैरिंग क्रैशेस है, या वहां पर टन्स ऑफ प्रेशर है, तो उस कंडीशन में भी वो वहां पर क्या हो सकता है, वो वहां पर रह सकेगा, ठीक है ना। तो उस तरीके का ये आपका कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो जो आपको ब्लैक बॉक्सेस को मतलब डिस्कवरेबल बनाने के लिए है ना क्या किया जाता है, तो टू मेक ब्लैक बॉक्सेस डिस्कवरेबल इन सिचुएशन वेयर दे आर अंडर वाटर, मतलब अगर वो भूमि के अंतर्गत भी है तो उसको जो है डिस्कवरेबल बनाने के लिए क्या किया जाता है, किस इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, तो उसके साथ इक्विप किया जाता है आपको, जिसको बोला जाता है बेकॉन। और वो आपका सेंड करता है अल्ट्रासाउंड आपका सिग्नल कितने दिनों तक, फॉर 30 डेज। तो उसके आधार पर हमको पता चलता है कि भैया वो वहां पर है ब्लैक बॉक्स, तो फिर उसके आधार पर उसको खोजा जाता है। इसके बाद अदर जो मेथड्स हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, एयर क्रैश के लिए, तो आपका उसमें जो है आपके एटीसी के कर्मियों के माध्यम से मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के माध्यम से उसका पता कराया जाता है। उसके अलावा जो है दुर्घटना से पहले जो आपकी रिकॉर्डिंग्स होती है ना, जो कन्वर्सेशन होता है बिटवीन एटीसी एंड द पायलट मोमेंट्स बिफोर द क्रैश, तो जो पायलट के और एटीसी के बीच की जो कन्वर्सेशंस है उनकी भी जो रिकॉर्डिंग्स है, जो बातचीत की उनकी कन्वर्सेशन की, वो भी वहां से क्या की जाती है, रिकवर की जाती है, जो आपकी एयर क्रैश की जांच में इन्वेस्टिगेट करने में महत्वपूर्ण आयाम है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है ना, डायग्राम बना गया है। और नेक्स्ट जो आपके फैक्ट्स यहां पर दिए गए हैं कि एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो आपको यहां पर पता है इंटरनेशनल आपका यहां पर बॉडी है, जो विशिष्ट एजेंसी है आपकी, उसका नाम है ICAO, मतलब द इंटरनेशनल जो आपकी सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, तो ये आपकी UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, विशेषीकृत निकाय है, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1944 में। क्यों किया गया होगा कि ये प्रबंधन करे क्या, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का, किसके अंतर्गत, जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन है उसको शिकागो कन्वेंशन भी बोला जाता है। तो सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, शिकागो कन्वेंशन। और जो ये आपका शिकागो कन्वेंशन है वो हस्ताक्षरित किया गया था 7 दिसंबर 1944 में शिकागो में, इसीलिए इसको शिकागो कन्वेंशन बोला जाता है। इसमें 52 जो है आपके इंडिया के साथ साथ भारत सहित 52 देशों ने, 52 कंट्रीज ने इस शिकागो सम्मेलन में क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। इसके बाद यहां पर फैक्ट लिखा गया है जिसके बारे में आप रेगुलर सुनते होंगे, BCAS, ये आपका द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है। ये एक तरीके का आपका अटैच्ड ऑफिस है, किसके अंतर्गत, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है इंडिया का, ठीक है ना। ये आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, नियामक क्या है, निकाय है, किससे रिलेटेड, जो आपका सिविल एविएशन सिक्योरिटी है भारत में, ठीक है ना। और अभी आपको पता है रिसेंटली जो है लोकसभा ने पास किया है जो आपका एयर क्राफ्ट जो है आपका क्या अमेंडमेंट बिल है 2020, उसने किसको प्रतिस्थापित किया है, किसको संशोधित किया है, तो आपका जो एयर क्राफ्ट जो एक्ट था अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के टाइम का 1934 का, उसको इसने क्या किया है, संशोधित किया है, ठीक है ना। और यहां पर सीधा सीधा डायग्राम है, देखिए ब्लैक बॉक्स जो है टेल वाले एरिया में लगाया गया है,
ठीक है ना। और ये जो है आपका जो आपका CSMU की बात कर रहे थे, क्रैश सर्वाइवल मेमोरी जो आपकी यूनिट है, इसमें ये पावर सप्लाई होती है, फिर इसका कनेक्शन होता है आपका एयरक्राफ्ट से, ठीक है ना। ये थर्मल ब्लॉक है आपका, कंट्रोलर बोर्ड है आपका, और ये आपका स्टील आर्मर इसमें लगा होता है, और ये इंसुलेशन का यूज किया जाता है, और यहां पर आपका मेमोरी बोर्ड लगाया जाता है, ठीक है। और ये जो है बैकऑन होता है जो अंडर वाटर जो अल्ट्रासाउंड जो वेव्स है उसके अंतर्गत 30 डेज तक वहां पर उसको डिस्कवरेबल बनाए रखने के लिए इसको इक्विप किया जाता है, बैकऑन जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज देखेंगे हम, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, आप आर्टिकल जो 324 बिल्कुल ध्यान से देख के जाइएगा, है ना। ये आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हमारे संविधान में आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है, और इस बार के लिए आर्टिकल 323 भी इंपॉर्टेंट है जो आपके ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। 323 सब क्लॉज ए और बी, जो ए में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की जाती है, और जो बचे हुए अन्य हैं आपके वो 323 सब क्लॉज बी में आता है। तो 324 जो आर्टिकल है आपका उसमें उसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया कि भैया आपका एक निर्वाचन आयोग होगा, निर्वाचन आयोग होगा मतलब इलेक्शन कमीशन होगा फॉर द सुपरिंटेंडेंस, 3 ही वर्ड है वहां पर। एक तो आपका सुपरिंटेंडेंस की बात की गई है, ठीक है ना, मतलब जो आपके निर्देशन और नियंत्रण, ठीक है ना, मतलब सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन। तो किसके किसके इलेक्शंस को ये जो आपका निर्देशन देगा, नियंत्रण करेगा, संचालन करेगा, और निर्वाचन के लिए मतदाता सूची जो है तैयार कराने का प्रावधान करेगा। तो भैया 4 ही यहां पर जो है वो शब्द रखे गए हैं, याद रखिएगा। पहला आपका पार्लियामेंट संसद है, दूसरा आपका राज्य विधायिका है, उसके बाद जो ऑफिसेस की बात की गई है 2 ही, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट जो है जिसमें आपका इलेक्शन कमिश्नर की बात की गई है, मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं। तो यहां पर जो है अभी आपने देखा होगा कि आर्टिकल 324 जो आपका सब क्लॉज 2 है उसके अंतर्गत यहां पर नियुक्ति कौन करता है, जो भी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है हमारे यहां, वहां पर नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो अभी हाल ही में जो राजीव कुमार जी हैं जो आपके रिटायर्ड IAS हैं, उनको चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है, इसलिए ये न्यूज में आया है, ठीक है ना। तो ये वनडे एग्जाम में नाम भी पूछा जाता है। इसके बाद जो है आपका उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो उन्होंने अशोक लवासा जी का स्थान लिया है। और अशोक लवासा जी जो अब उन्होंने जो रेजिग्नेशन दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि उनकी जो नियुक्ति हुई है वो आपकी ADB में हो गई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की हो गई है। तो ये ADB का मुख्यालय कहां पर है और NDB का मुख्यालय कहां पर है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात की जाए यहां पर, तो आपको पता है कि ये ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। अब ये स्वायत्त क्यों बनाया गया होगा, क्योंकि जो आपका निर्वाचन है उसको क्या बनाना है, आपको निष्पक्ष बनाना है, किसी तरीके की वहां पर क्या हो, बायसनेस ना हो, और स्वतंत्र तरीके से निर्वाचन कराना है। क्योंकि जब निर्वाचन स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराया जाएगा तभी तो जो हमारे यहां मतलब सांसद हैं, विधायक हैं, वो चुने जाते हैं। अगर वो निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से नहीं चुने जाएंगे तो क्या होगा, पूरी की पूरी जो आपकी संवैधानिक आधार हैं, जो आपके लोकतांत्रिक मूल्य हैं, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं, जो आधार है, वही आपका क्या हो जाएगा, निराधार हो जाएगा। इसलिए इस तरीके की क्या की गई है, व्यवस्था संविधान में की गई है, ठीक है ना। तो यह आपका क्या है, स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, जो भारत में जो संघ है आपका और राज्य की जो चुनाव प्रक्रियाएं हैं, जो आपकी चुनावी प्रक्रियाएं हैं, इलेक्शन की जो आपकी प्रोसीजर्स हैं, उनको जो है वो संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। यह जो निकाय है आपका, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव जो आपकी असेंबलीज होती है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज हैं भारत में, और जो ऑफिस है आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उनके बारे में ये चुनावों के संचालन का कार्य करता है। ऊपर भी अपन ने यह देख लिया है जो 324 में लिखा गया है। और इसके बाद लिखा गया है कि जो पंचायत है और जो आपका नगर पालिका है, जो नगर पालिकाएं हैं मतलब म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनके चुनावों से कोई संबंध नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, जब हमारे यहाँ 73rd और 74th जब अमेंडमेंट होता है तो उसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो जिम्मेदार होगा किसके लिए, जो 3rd टियर है हमारा, पंचायत के इलेक्शंस के लिए, PRIs के लिए, और जो आपकी अर्बन लोकल बॉडीज हैं जिसको आप म्युनिसिपैलिटीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये फैक्ट यहां पर रखा गया है कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसके बाद देखा जाए तो जो नेक्स्ट यहां पर जानकारी दी गई है कि अब हमारे यहां जो इलेक्शन कमीशन है उसमें 1+2 का रेशो में वो बॉडी बनाई गई है। मतलब एक तो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और 2 अन्य आपके कमिश्नर होते हैं। देखिए पहले 1990s के पहले ये सिंगल बॉडी होता था, उसके बाद इसको क्या किया गया, बहुसदस्यीय बनाया गया। क्यों, क्योंकि अगर बहुसदस्यीय
बहुसदस्यीय बनाया जाता है तो वहां जो निर्णयन होता है उसके ज्यादा अच्छे होने की गारंटी होती है, क्योंकि 3 मत होते हैं वहां पर, है ना। तो उसमें किसी तरीके की बायस्डनेस नहीं होगी। अगर एक व्यक्ति जो है अगर किसी तरीके के पूर्वाग्रह से मतलब ग्रस्त भी हो जाए तो बोला जाता है जो निर्णयन है वो बहुमत के आधार पर लगभग जो बहुसदस्यीय निकाय होते हैं वो जो है लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करते हैं। इसलिए इसको एक सदस्यीय से बहुसदस्यीय बनाया गया 1990s के बाद। लेकिन इसमें एक क्रिटिसिज्म आप सुनते होंगे कि मुख्य जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके कार्यकाल को तो संवैधानिक संरक्षण दिया गया है, उसके हटाने का जो प्रावधान है वो ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आपके न्यायाधीशों को हटाया जाता है। लेकिन जो अन्य आपके 2 जो निर्वाचन आयुक्त है उनको हटाने के लिए सीधे इनकी रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट उनको हटा दिया जाता है। तो इसमें कई सारे सुप्रीम कोर्ट के आप जजमेंट देखेंगे कि भैया ये समानों में प्रथम है, मतलब तीनों जो है एक समान है, ये समानों में प्रथम है। ऐसा नहीं कि ये आपका उनसे अलग है, मतलब जो उनकी हायरार्की है वो सेम है। तो ये हमेशा डिबेटेबल क्वेश्चन होता है ना। तो आप जो है एक क्वेश्चन आज के लिए जो आपके मेंस के परसेप्शन से लिखने के लिए है कि भारत में निष्पक्ष चुनाव, है ना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए किस तरीके की शक्तियां जो है पावर्स आपकी इलेक्शन कमीशंस को दी गई हैं, और इलेक्शन कमिश्नर को लेके मतलब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और जो आपके अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनके संबंध में किस तरीके का जो संरक्षण में विरोधाभास देखा जाता है, वो आपके संदर्भ में, वो उस संदर्भ में आपको उस क्वेश्चन को लिखना है और उसका आपको समालोचनात्मक परीक्षण करना है कि किस तरीके के संवैधानिक रक्षोपाय उनके लिए किए गए हैं। ठीक है। इसके बाद अगर इनकी अपॉइंटमेंट और टेन्योर की बात की जाए तो जहां पर भी 5 वर्ष जो है वो 6 वर्ष जहां पर हो जाता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका भी जो आपका कार्यकाल है वो जो टेन्योर है आपका 6 साल, या तो जो एज की बात की जाए तो 65 वर्ष तक का प्रावधान संविधान में किया गया है। और जो आपका इनकी नियुक्ति है वो आपके प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है ना। और इनको जो उपलब्ध जो इनके मतलब सैलरीज वगैरह की बात की जाए, है ना, और जो आप इनके पक्ष की बात की जाए, अनुलाभों की बात की जाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके बिल्कुल समान इनको वेतनमान और जो आपके पक्ष हैं अनुलाभ प्राप्त होते हैं। अब इनके जो रिमूवल की बात की जाए तो ये किसी भी टाइम अपना या तो इस्तीफा दे सकते हैं, रेजिग्नेशन दे सकते हैं, ठीक है, या उनको कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। लेकिन हटाने के लिए जो प्रावधान है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से वैसे ही हटाया जाएगा, सेम ग्राउंड है वो जैसा कि आपका सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए क्या है यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो है जो दूसरा ग्राउंड है इसमें 2 ही शब्द का यूज किया गया है वहां पर, एक तो मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी, मतलब दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर उनको संसद के जो दोनों सदन हैं आपके, जो दोनों आपके हाउसेस हैं उसमें पारित एक प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है, ठीक है ना। किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के द्वारा, है ना। तो ये जो है आपके सारे संवैधानिक प्रावधान अपन ने यहां डिस्कस कर लिया। ये आज की अपनी जो है आज के डिस्कशन में लास्ट न्यूज थी। तो इसी के साथ आज की हमारी ये सीरीज यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंट आप लोग आंसर राइटिंग जरूर करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।